नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और आपके सवालों को जवाब के साथ ही कई सेक्टर पर हम इस बार चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं। और चलिए सबसे पहले ज़रा आपको ये बता दें कि आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने कैसे हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपके स्क्रीन पर वो तरीके हम बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सवाल, जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन ज़रा बाजार पर निगाह डालें तो बाजार में इस वक्त शानदार रिकवरी नजर आ रही है और निफ्टी जो है वो नीचे से 100 से ज़्यादा अंक संभल कर 19,050 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी नजर आ रही है निचले स्तरों से। इसके अलावा बात करें हम तो आज जिस तरह से मजबूती है, जहां से सहारा मिल रहा है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 2% की मजबूती इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज में। बाजार को अगर सहारे की बात करें तो सिप्ला, बीपीसीएल, अल्ट्राटेक, अडानी एंटरप्राइजेज, इन सभी स्टॉक से सपोर्ट मिलता हुआ। अडानी की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, ये सभी जो स्टॉक्स हैं ये यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए। यहाँ प्रेशर जो है वो एमएनएम से नज़र आ रहा है और एमएनएम फिनांस को अगर हम देखें तो आज लोअर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, ऑटो और एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रेशर साफ तौर पर नजर आ रहा है। मारुति सुजुकी, एनटीपीसी में भी 1.25% की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखें तो इस वक्त 1117 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 1048 स्टॉक इस वक्त लाल निशान में यानी प्रेशर में कारोबार करते हुए। चलिए इन सब के बीच शो में शामिल करते हैं अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन साहब। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले भी हैं। अमोल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अमोल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार में एक बेहतर रिकवरी के संकेत दिए हैं, यहां से बाजार को किस तरह से देख रहे हैं? प्रशांत जी नमस्ते। आई थिंक आज इनिशियल फॉल के बाद एक मार्केट में बाउंस बैक आया, बट लार्जली टेक्सचर अभी भी थोड़ा सा वीकनेस साइड पे ही है। और जो 2 दिन का पुल बैक रैली हुआ है, आई थिंक हम उसको कंसिडर करें कि एक टेम्पररी पॉज करके है। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मार्केट में एक रेंज बाउंड टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा, जो आई थिंक 19,200 ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और 18,900, 18,800 इमीडिएट सपोर्ट्स रहेंगे। और मार्केट मुझे लगता है कि यही रेंज में आने वाले दिनों में ट्रेड होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है, बट रेंज बाउंड टेक्सचर है लार्जली। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो थोड़ा नजरिया कॉशियस है, हालांकि बाजार से बेहतर संकेत फिलहाल मिलते हुए। सौरभ जी, हम देख रहे हैं कि ऑटो, एफएमसीजी स्टॉक से प्रेशर नजर आ रहा है और हमने आज देखा कि एमएनएम फिनांस में भी लोअर सर्किट लगा और इन सब के बीच में दबाव जो है वो बाजार पे बन रहा है। फिलहाल आप, अगर हम एक शाइन वाले सेक्टर्स देखें या जहां बेहतर आपको संकेत मिल रहे हो, जहां नजर रखनी चाहिए, वो आपको कौन से सेक्टर्स नजर आ रहे हैं? नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, जिस तरह से न्यूज़ फ्लो आ रहा है, जिस तरह से क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं और मैनेजमेंट्स की तरफ से अपडेट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट बाइंग चल रही है। मार्केट में सेलिंग आने के बावजूद हमने देखा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, कुछ एफएमसीजी सिलेक्टेड स्टॉक हो गए, कुछ ऑटो स्टॉक्स हो गए, यहाँ पर रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर हम देखें तो अभी जैसे भारत में सेकंड हाफ में क्रेडिट डिमांड अच्छा आने का उम्मीद होता है। पीएसयू बैंक्स ने यहाँ पर काफी सरप्राइज किया है। यूनियन बैंक के अभी नतीजे आए, आपके शो पे मैनेजमेंट भी थी जो काफी कॉन्फिडेंस दिखा रही थी और आगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर भी अच्छा आउटलुक दे रही थी। एनर्जी क्षेत्र मुझे अच्छा लगता है। यूटिलिटीज में मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक मिक्स मिलता है, वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड और जिस तरह से कंपनीज के आगे ग्रोथ कैपेक्स प्लान्स हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, मुझे लगता है रियल एस्टेट, यूटिलिटीज, पीएसयू बैंक्स, जहां पर सिलेक्टिवली मार्केट में जो डिक्लाइंस आ रहे हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। है। तो ये है बाजार पे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का नज़रिया। और जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि नतीजों का समय है और नतीजों
की वजह से इस वक्त बहुत सारे स्टॉक्स पर जो है वो एक्शन नज़र आ रहा है। और नतीजों के सिलसिले में हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं इंडिया मार्ट के सीईओ और फाउंडर दिनेश अग्रवाल जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। और सबसे पहला सवाल तो मेरा इन नतीजों के आधार पर यही है कि जो कस्टमर एडिशन है वो मल्टी क्वार्टर लो पे है, जबकि 6 से 8 हज़ार जो एक सामान्य सीमा, एक रेंज मानी जाती है। क्या इसके पीछे की वजह आप देख रहे हैं? इसकी दो वजह हैं। एक तो 15 मई के आसपास हमने एंट्री लेवल प्राइसेस में थोड़ा इंक्रीज किया था और ये करीब 4 से 6 महीने लगते हैं उसको प्राइस को डाइजेस्ट होने में। तो और दूसरी वजह ये है कि जो हमने कस्टमर पिछले 2 सालों में करीब 50-60 हजार कस्टमर ऐड किए हैं, तो हमारा जो टोटल बेस बढ़ गया है और उसमें कुछ अर्ली चर्न हमको सिल्वर कस्टमर्स में ज्यादा दिखाई दे रहा है और उस अर्ली चर्न को हमको फिक्स करना है, बहुत जरूरी। जहां तक आप देखें फिर भी तो हमारा रेवेन्यू या कलेक्शंस स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। उसका रीजन ये है कि करीब 50% ऑफ द कस्टमर बेस हमारा गोल्ड और प्लैटिनम में है, 2,10,000 में से, और जो करीब 75% कलेक्शन या रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हमारा अदर 50% कस्टमर्स हैं, सिल्वर कस्टमर, वहां पे हमको हायर चर्न देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से नेट कस्टमर एडिशन में हमको अभी दिक्कत आ रही है। हम किसी तरह का रोल बैक आने वाले वक्त में समझ सकते हैं प्राइसेस में? ये जो प्राइस इंक्रीज हमने मई में लिया था, ये प्री कोविड प्राइस को ही रोल बैक पहुंचाने के लिए लिया था, क्योंकि कोविड के दौरान जो हमने डिस्काउंट दिए थे वो विड्रॉ किए थे। तो मुझे नहीं लगता कि हम वहां पे कोई रोल बैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके दिनेश जी नमस्कार, पूजा बोल रही हूँ। तो ये फिर कस्टमर एडिशन पर ही आगे सवाल होगा, ये कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि वापस से ये आंकड़ा 6 से 8 हज़ार के पास जाता हुआ दिखेगा? जैसा कि मैंने कॉन कॉल में भी बताया कि अभी क्योंकि ये सडन डेवलपमेंट पिछले 2 क्वार्टर्स में हुई है और हमको इसके लिए चर्न काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको सॉल्व करना कि वो ज्योग्राफी से आया है या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आया है या हमारे प्रोडक्ट में कुछ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको करीब 2 क्वार्टर लगेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, तो 2 क्वार्टर के बाद मैं बता पाऊंगा कि सही गाइडेंस क्या होनी चाहिए कस्टमर एडिशन की। ठीक है, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि देख हम रह रहे हैं कि लो एडिशन के बावजूद कलेक्शन जो रहे उसमें मजबूती साफ तौर पर नजर आई। तो आगे के लिए उम्मीद किस तरह से है रियलाइजेशन पे और कलेक्शन का, अगर हम आगे का नजरिया आपसे चाहें? जी, जैसा मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि कस्टमर का ग्रोथ पिछले साल में काफी अच्छा रहा था हमारा, करीब 50-60 हजार कस्टमर पिछले 18-20 महीने में ऐड हुए हैं और वो 50-60 हजार कस्टमर अब आगे अपसेल भी हो रहे हैं, रिन्यू भी हो रहे हैं, कुछ उसमें से चर्न भी हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी कलेक्शन ग्रोथ आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में यही 22-24% की रेंज में रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है और रियलाइजेशन भी अच्छा रहने वाला है। ओके, मार्जिन को लेकर भी आपसे आउटलुक जानना चाहेंगे। इस बार 27.9% के आसपास के मार्जिन आए, लेकिन आने वाले समय में क्या वापस से 28 से 30% के मार्जिन स्टैंडअलोन बेसिस पर अगर बात करें तो स्टैंडअलोन मार्जिन आपके दिखाई देंगे? स्टैंडअलोन मार्जिन करीब 28-29% इस क्वार्टर भी है और पीछे 2-3 क्वार्टर से 28% के आसपास 29% के आसपास ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, लॉन्ग टर्म में हमको इसकी टारगेट है कि 28 से 30% तक पहुंचाएं, तो वो हम गाइडेंस बरकरार रखते हैं। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए।
तो इंडिया मार्ट नतीजों पर हमारे साथ खुद मैनेजमेंट शामिल हुए थे। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि उन्होंने कहा कि आने वाले तिमाही में सुधार दिखेगा। इस बार क्लाइंट्स एडिशन को लेकर कुछ चिंता जरूर दिखाई दी, लेकिन आने वाले समय में वहां पर सुधार रहेगा और मार्जिन को लेकर भी वो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। स्टॉक अगर हम देखेंगे तो अभी भी 5% नीचे है। 144 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है स्टॉक में। सौरभ, आपसे राय लेंगे, इंडिया मार्ट्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? रिजल्ट थोड़े कमजोर थे, स्पेशली कस्टमर एडिशन के फ्रंट पर थोड़ा निराश किया है और मुनाफे में भी मामूली बढ़त ही देखने को मिली इस तिमाही। आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर और यहाँ से ट्रेडर्स को, निवेशकों को क्या राय देंगे स्टॉक पर? नमस्कार पूजा जी। देखिए, स्टॉक ने इस साल भी डिसअपॉइंट किया है। मुझे लगता है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की है, जिस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट हो रहा है और जो कंपनी कर पा रही है, कंपनी काफी शॉर्ट टर्म के लिए क्लाइंट एडिशन कर पा रही है। मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, पिछले क्वार्टर में हमने देखा था अपटेक आते हुए, लेकिन वो यहाँ पर फिजल आउट हो रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी की कमी है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में। जो कस्टमर एडिशन हो रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है और उसका चर्न शायद ज्यादा है, वो रिटेन नहीं हो पा रहा है। तो ये इससे थोड़ा सा बाजार नाखुश है और शायद यही वजह है स्टॉक का अंडर परफॉर्म करने की। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि एक ठीक लेवल पे स्टॉक है, लेकिन ट्रिगर तभी मिलेगा, जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला कि 1-2 क्वार्टर उनको खुद ही लगेंगे अभी समझने के लिए कि क्या कंसिस्टेंट उनका कस्टमर एडिशन रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक ऐसे ही लैंग्वेज करता रहेगा। एक अंडर परफॉर्मर के रूप में ही देखता हूँ स्टॉक को। ठीक है, तो एक अंडर परफॉर्मर के तौर पर फिलहाल इस स्टॉक को देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और एक खास सेगमेंट आपके स्क्रीन पर आने को तैयार और ये है ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन का चैंपियन में आज की रणनीति बताने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बताएं आज आपकी स्ट्रेटजी क्या है? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे रहेगा वो आईओसी में रहेगा और स्टॉक जो वो है यहाँ पे अपनी एक स्विंग रिवर्सल ट्रेंड दिखा रहा है, जिसमें जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो कॉल ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करना है। 88 का कॉल ऑप्शन अभी करीब 1.9 से 2 रुपीज पे चल रहा है, उसको आपको बाय करना है। 3 रुपए का इसका टारगेट है, 3 रुपीज 35 पैसे तक इसमें एक अपमूव देखने को मिल सकती है। आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो 1.4 का रहेगा। लॉट साइज इसका बड़ा है, इसलिए खास करके व्यूअर्स को यही कहना रहेगा कि आप इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का खास करके ध्यान रखिए। आपका जो अधिकतम यहाँ पे नुकसान हो सकता है वो 4,875 का हो सकता है और मैक्स गेन सेकेंड टारगेट अचीव होने पे 14,000 तक का हो सकता है। क्या करेंगे ध्वनि जी आपका इस रणनीति के लिए? तो आईओसी की 88 की कॉल खरीदें, लक्ष्य 3 से 3.5 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस 1.25 रुपये 40 पैसे का। अधिकतम मुनाफा जो है वो यहाँ पर आपको 14,135 का, अधिकतम नुकसान 4,875 तक के। लेकिन एक बार बता दें आपको कि ऑप्शन की दुनिया में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, इसलिए बहुत सोच समझकर निवेश करें, तमाम बातों का खास ख्याल रखें। ये हमारा रिस्क डिस्क्लोजर से वैदेही जी का सवाल आया है और इनका सवाल है पहला बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों ही बैंकिंग स्टॉक है इनके पास। पहला तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, 500 शेयर्स 121 पर इन्होंने लिया हुआ है। ओके, माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। वैदेही नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका और कितने समय के लिए आप होल्ड कर सकती हैं? मैडम, मेरा क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा 500 शेयर्स 121 के परचेस है और पीएनबी 1000 शेयर्स 59 के परचेस है। तो मुझे इसे होल्ड करना है या फिर मुझे सेल करना है? एक्चुअली मैं वेट कर सकती हूँ लॉन्ग टर्म तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और अब मुनाफा भी हो रहा है आपको दोनों ही स्टॉक्स पर। पीएनबी 59 पर लिया था, इस पर 70 के ऊपर कारोबार कर रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा 121 पे लिया था, 196 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए दोनों ही स्टॉक्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। अमूल, आप सजेस्ट करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है और पीएनबी 59 पर इन्होंने लिया था। हालांकि इन्होंने तो और भी अपसाइड देखा होगा इस स्टॉक में, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो दोनों शेयर में और तेजी के लिए अभी बने रहें या फिर मुनाफा लेकर निकल जाएं? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्हें करीब 37,000 का मुनाफा है और पीएनबी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी करीब 17,000, 14 से 15,000 का मुनाफा इनको हो रहा है। तो स्टॉक को और तेजी के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर मुनाफा लेकर निकल जाएं? जी, आई थिंक ओवरऑल अगर हम पीएसयू बैंक देखते हैं तो पीएसयू बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट जब भी मोमेंटम में आ रहा है या आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा
अगर इमीडिएट व्यू लेता हूँ तो 188 जहाँ पे उसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वहां पे आई थिंक एक अच्छा खासा सपोर्ट है। बट जिस तरह का शॉर्ट टर्म टेक्सचर है, तो प्योरली अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए देखता हूँ तो आई थिंक एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक अगर कोई रैली आता है 200 203 तक, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर कोई पोजिशनल उनको रखना ही है क्योंकि उनका बाइंग लेवल काफी नीचे है, तो आई थिंक एक 188 और 185 का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में थोड़ा सा एक मीडियम टर्म के लिए वीकनेस बढ़ सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो मैं कहूंगा कि आई थिंक सेल ऑन रैलीज अगर शॉर्ट टर्म में व्यू है या पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। पीएनबी भी सिमिलर ही है, पीएनबी भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है 82 से लेके 70 तक। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक भी आता है तो भी स्टॉक 78 80 पे वापस जाके रुक सकता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एक रैली मिलता है तो आई थिंक वहां पे भी थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर उनको पोजिशनल रखना है तो मुझे लगता है 67 66 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे। उसके नीचे गया तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये है राय दोनों ही स्टॉक पर। एक छोटे से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए नदीम राजस्थान में कहां से बात कर रहे हैं और पूछें अपना सवाल। से बात कर रहा हूँ, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं सर 45। कितने 48 के भाव से। कितना? 648। ठीक है। तो सर थोड़ा मैं इसको होल्ड करूं या निकल जाऊं सर? चलिए इस पे एक राय हम आपको दिलवाते हैं। अमोल जरा बताइए टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए? ठीक, आई थिंक स्टॉक ने एक वापस ब्रेकआउट दिया था बट वापस से सेलिंग में आया, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा वीक टेक्सचर है। बट अभी पूरा वीक हुआ नहीं क्योंकि स्टॉक अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास चल रहा है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास। तो मैं कहूंगा कि आई थिंक 615 के साथ होल्ड रख सकते हैं। 615 एक इमीडिएट में अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो आई थिंक स्टॉक में वीकनेस बढ़ेगा। ऑन द फ्लिप साइड 660 670 ये प्रीवियस टॉप्स है जहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेगा। अगर उनका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरे ख्याल से वो लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय आपको बेहतर मिलती हुई टाटा मोटर्स पे। सुजाता है उत्तर प्रदेश से और इन्होंने अपना सवाल हम तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया है। देवयानी इंटरनेशनल पे इनका सवाल है। 100 शेयर है इनके पास और 190 के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। सौरभ जी बताइए, देवयानी इंटरनेशनल क्या नजरिया बन रहा है इनकी खरीद के आसपास ये स्टॉक? अभी देखिए स्पेस काफी अच्छी है, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो रेस्टोरेंट्स के नतीजे आए, चाहे वो मैकडोनल्ड हो या कोई और हो, वहां पर हमने देखा थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला क्योंकि ये जो सीजन था वो थोड़ा सा श्राद्ध था, नवरात्रे थे, तो उस तरीके से जो सेल था या फुटफॉल था वो उतना अच्छा नहीं आया। बट मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो काफी पॉजिटिव लगता है इन कंपनियों के लिए। मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको मुनाफा मिल सकता है। मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। आस्था है पुणे से और इनका भी सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए आया है। टाटा स्टील के 399 शेयर इनके पास हैं। 131 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है और फिलहाल इनके भाव से काफी नीचे। टाटा स्टील में अमोल क्या करना चाहिए? 131 रुपए पे एंट्री की है इन्होंने। ओके, आई थिंक शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा सा टेक्सचर वीक है बट फ्रंट लाइन स्टॉक है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर उनका व्यू है या रख सकते हैं वो, तो आई थिंक काउंटर अच्छा है और नीचे में ऐड भी कर सकते हैं अगर 116 जहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वहां पे आता है तो। बट अगर प्योरली मैं शॉर्ट टर्म व्यू पे देखता हूँ तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ा है और मार्केट में भी इतना पुल बैक के बाद इतना बाउंस बैक आ नहीं रहा है। तो एक 118 का मैं एक सपोर्ट स्टॉप लॉस दूंगा और अगर बाउंस बैक टेक्निकल आता है तो 124 125 जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वहां पे वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने जैसा स्टॉक है नीचे। बिल्कुल, तो ये जो है वो राय मिलती हुई टाटा स्टील पे आपको। चलिए अब सवालों को थोड़ा सा हम यहाँ ब्रेक देंगे और हमारे खास सेगमेंट की ओर चलते हैं, आईपीओ कॉर्नर की ओर, जहां आज हम बात करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड के आईपीओ की। ओवर टू यू अभिषेक। नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं आस्था। और आज हम चर्चा करेंगे सेलो वर्ल्ड के आईपीओ की और आईपीओ की डिटेल आपको बताते हैं। उसके बाद इस पर हम व्यू भी लेंगे आस्था से। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये खुला रहेगा। इशू साइज है 1900 करोड़ का। कोई फ्रेश इशू नहीं है।
सारा का सारा 100% OFS है और कंपनी में कोई पैसा नहीं आने वाला है। राठौड़ परिवार दरअसल अपने स्टेक को ऑफलोड कर रहा है और पूरी के पूरी जो रकम है उनकी जेब में जाएगी, कंपनी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी वो। प्राइस बैंड 617 से 648 शेयर है, 23 शेयरों का लॉट साइज है। कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए 10 करोड़ शेयर रिजर्व है और अगर आप सेलो वर्ल्ड के कर्मचारी हैं तो 61 रुपए का आपको अपफ्रंट डिस्काउंट भी कंपनी दे रही है। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 567 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और उम्मीद ये करके हम चल रहे हैं कि T+3 के आधार पर 6 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये बेसिक डिटेल। अगर कारोबार की बात कर लें तो कंज्यूमर वेयर बाजार में काफी मजबूत पकड़ है इसकी। प्लास्टिक फर्नीचर, पेन, स्टेशनरी, ग्लास के प्रोडक्ट ये बनाती है, बेचती है और देश में 5 जगहों पर सेलो वर्ल्ड के 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है। अभी ये खबर भी कुछ दिन पहले आई थी कि राजस्थान में कंपनी ग्लास वेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है और खुद की मैन्युफैक्चरिंग का इनके रेवेन्यू में 80% का हिस्सा है और 20% वो थर्ड पार्टी से कंपनी आउटसोर्स करती है। ये रहा मोटा मोटा कंपनी के बारे में जानकारी और इश्यू के बारे में। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 89 स्वदेश पर। सबसे पहले शुरुआत इस चीज से करेंगे, आस्था जी वही कंपनी है ना जो फर्नीचर, स्टेशनरी, ग्लास वाले प्रोडक्ट बनाती है या फिर कुछ इसके ब्रांड नेम को लेकर कुछ थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल ये वही कंपनी है। इनका 3 सेगमेंट है। सबसे पहले तो कंज्यूमर वेयर सेगमेंट है और ये जो कंज्यूमर वेयर सेगमेंट है इसमें 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू वहां से आता है। फिर इनका एक मोल्डेड फर्नीचर सेगमेंट भी है जहां से 18% आता है और अभी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये है जो रिमेनिंग पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंज्यूमर वेयर सेगमेंट जो है जिसमें कि ग्लास और नॉन ग्लास वेयर है, हमने सबने यूज भी किया है। सेलो की बॉटल्स होती हैं तो ड्रिंक वेयर हो गया, सर्व वेयर हो गया और इस तरह से जितने भी आइटम्स हैं सेलो के वो इस ब्रांड के तहत जाते हैं। कंपनी का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है और इनकी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज काफी ज्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसमें कि सभी तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं जहाँ पे कि हम कंज्यूमर वेयर से लेके फर्नीचर से लेके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स तक देख सकते हैं। ठीक है। आशा जी आपसे ये जानना चाहेंगी क्योंकि ये दो तीन इनकी जो आप बता रहे हैं कि की सेगमेंट्स कह सकते हैं, एक तो पेन और स्टेशनरी वाला है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कोकोया कैम्बलिन जो कि एक बड़ी कंपनी है, लिस्टेड है, उससे कॉम्पीट करेगी। कहीं ना कहीं ये बोरोसिल से भी कम्पीट करेगी अगर हम ग्लास वाली अगर सेगमेंट की बात करें। आप किस तरह से कंपनी देखती हैं, आपको कितनी वैल्यू नजर आ रही है इसमें? जी देखिए, बिल्कुल इनकी कंपटीशन तो काफी अच्छी खासी है। हर सेगमेंट में कंपटीशन है लेकिन इनका जो ब्रांड है वो बहुत नामचीन ब्रांड है। सेलो ब्रांड जिसे हम जानते हैं जिसके नाम से, तो ब्रांड काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका काफी बढ़िया है। तो ब्रांड नेम के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना जरूरी है। 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और अब तो ये राजस्थान में भी केपेक्स कर रहे हैं तो वहां से भी आएगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं सिर्फ अगर कंज्यूमर वेयर में बात करूं तो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा खासा आता है। 95% के आसपास का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और बाकी जो सेगमेंट्स है वहां पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्जिन भी मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लग रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने EBITDA मार्जिन यहाँ पे दिखाए हैं 20% के अबव, काफी बढ़िया है। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, लिस्टेड स्पेस के पेयर्स की बात करूं तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन मुझे काफी मजबूत लगती है क्योंकि कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे हम बोलते हैं, चाहे से वो रेवेन्यू हो चाहे से वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, दोनों में 30% की कैगर से ये ग्रो कर रहे हैं 2021 से 23 से 2021 से लेके 2000 वित्तीय वर्ष 2023 तक, जो कि काफी मजबूत है। दूसरी तरफ आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए तो बहुत सॉलिड है, अपने पीओज से काफी ज्यादा है। तो मुझे फाइनेंशियल्स इनके जो कंपटीशन में जो पीओज हैं उनसे काफी बढ़िया मजबूत लगते हैं। और साथ में अगर मैं वैल्यूएशन की भी बात करूं तो वैल्यूएशन भी डिसेंट है, 42 के पी मल्टीपल पे ये ला रहे हैं। तो ऑल इन ऑल कंपनी तो बढ़िया लगती है। एक ही चीज है, कंप्लीट ओएफएस है। अब कंप्लीट ओएफएस है तो कंपनी में कोई भी कैपिटल ग्रोथ कैपिटल आएगा नहीं, लेकिन कंपनी का ये मानना है कि जो इंटरनल अक्रूवल्स है वो सफिशिएंट है कंपनी को आगे जाते हुए फंडिंग देने के लिए। तो वो एक पॉइंट जरूर लगता है कि कंप्लीट ओएफएस है, लेकिन उसे अगर हटा दें तो मजबूत कंपनी ये लगती है। कंप्लीट ओएफएस से ये चिंता की बात है।
ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो मौजूदा निवेशक है कंपनी के वो अपनी स्टेक को डाइल्यूट कर देंगे। निवेशक फिर खुले बाजार से वो शेयर खरीदेंगे और वहां से थोड़ी थोड़ी अपनी हिस्सेदारी वो कम कर लेंगे, ये टेंशन है। लेकिन पैन इंडिया प्रेजेंस है, मजबूत ब्रांड है कंपनी के पास, रिटेलर का डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत अच्छा नेटवर्क है और बहुत सॉलिड नेटवर्क है और फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। लेकिन आशा जी, चूंकि यही चिंता की बात है, आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ओएफएस भी है और ये थोड़ी चिंता की बात है, क्या जो वर्किंग कैपिटल वाली प्रॉब्लम है वो भी कंपनी को परेशान कर रही है क्या? जी देखिए, ऐसा लगता नहीं है। वर्किंग कैपिटल का इतना कुछ इश्यू मुझे नहीं लगता। अगर होता था तो ज़रूर कंपनी उसके हिसाब से कुछ पार्ट फ्रेश इश्यू के लिए ज़रूर रखती थी। तो वो कोई चिंता की बात नहीं लगती है। इनफैक्ट मुझे तो यही लगता है कि आगे जाते हुए इनके मार्जिन्स भी मेंटेन रहेंगे। दूसरा देखिए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है, वो भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक एलिमेंट है। अगर मैं वहाँ की भी बात करूँ तो मुझे लगता है आगे, और ये लोग पास ऑन करते हैं। अगर रॉ मटेरियल में बढ़ोतरी हुई तो ये कंज्यूमर को पास ऑन भी करते हैं, तो वहां भी मुझे कुछ बड़ी चिंता नहीं लगती। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए वर्किंग कैपिटल को लेके या किसी और तरह की कॉस्ट को लेके कंपनी के लिए कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इतना बड़ा नाम है इनका और काफी पुराने टाइम से ये कंपनी स्टैब्लिश है। ऐसा नहीं है कि नई कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अभी मार्केट्स देखिए खराब है और उसमें अगर आ जाता है ओएफएस, तो वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं एक नेगेटिविटी की तरफ संकेत देता है। लेकिन अगर मैं पूरा सम अप करूं तो मुझे ये इश्यू बढ़िया लगता है और मैं सब्सक्राइब की रेटिंग देना चाहूंगी इस इश्यू के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब की रेटिंग आस्था जी दे रही हैं, ये भी समझेंगे कि सब्सक्राइब की रेटिंग के साथ साथ आपके लिए लिस्टिंग पर गेन्स कितने बनेंगे। लेकिन एक और चिंता आस्था जी में पड़ रहा था कि इनके जो बड़े ब्रांड्स हैं, सेलो वर्ल्ड तो खैर कंपनी का नाम ही है, लेकिन सेलो, यूनोमैक्स, क्लीनो, प्योरो, ये जो ब्रांड नेम्स हैं ये इनको ओन नहीं करती है और इसके लिए ये लाइसेंस्ड है सारे के सारे ब्रांड। क्या ये एक चिंता की बात हो सकती है क्या? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे मतलब थोड़ा-सा ये एक नेगेटिविटी की तरफ संकेत देता है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाते हुए कंपनी को इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका एक प्रमाण मैं देती हूँ। जिस तरह से इन्होंने फाइनेंशियल्स यहाँ पे दिखाए हैं, बहुत मजबूत स्थिति है फाइनेंशियल्स की, ग्रोथ बहुत सॉलिड है। 30% की ग्रोथ किसे बोलते हैं अगर टॉप लाइन में आ रही है कंटिन्यूअसली, तो वो है एक प्रॉब्लम। लेकिन उसकी वजह से ग्रोथ पे कोई असर अभी तक तो देखने को नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, ग्रोथ प्रभावित नहीं होगी, इतनी चिंता की बात नहीं है। सब्सक्राइब की रेटिंग है। अब मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। आईपीओ में हमेशा उम्मीदें बहुत ऊपर होती हैं, मतलब 15-20% लोग मानते भी नहीं कि अच्छा कुछ उनको गेन हुए। हालांकि 15-20% भी अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, हफ्ते 10 दिन में बहुत होते हैं, मतलब बहुत। लेकिन फिर भी हम उम्मीदों का क्या करें। आशा जी, किस तरह के लिस्टिंग गेन की उम्मीद करनी चाहिए और लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है या फिर आपको बिजनेस इतना सॉलिड दिख रहा है कि लंबी अवधि तक भी रखें तो ठीक रहेगा ये? देखिए, बिल्कुल ये जो आईपीओ की रेटिंग हम दे रहे हैं सब्सक्राइब की, वो लिस्टिंग गेन के लिए भी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी है। अब कितना लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, देखिए मार्केट बहुत खराब है। अब किस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे बनता है वो काफी अहम रोल पैदा कर रहेगा। आगे जाते हुए लिस्टिंग्स किस तरह से होंगी। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड्स को भी अगर आप देखें, और यूएसए में बुधवार को अभी वापस से बैठक है फेड की, देखते हैं वहां पे। वैसे तो माना यही जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगी, लेकिन वहां से क्या निकल के आता है वो भी मार्केट एक दिशा वहां से भी निर्धारित करेंगे। तो बस एक मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं, लेकिन बड़ी बड़ी उम्मीदें ना रखें। बड़ी उम्मीदें तभी रखनी चाहिए जब मार्केट भी बढ़िया मूड और माहौल में हो, जो कि अभी के आज के दिन जिस दिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी तो नहीं है। आगे जाते हुए कोई भी इस चीज को गेज नहीं कर सकता है। तो लिस्टिंग गेन होंगे, डिसेंट लिस्टिंग गेन, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 5% का भी होता है, और जब हम लोगों से बात करते हैं, इनफैक्ट हम जब हमारे क्लाइंट से भी बात करते हैं, तो वो एक ही बात पे ज्यादा यहाँ पे जोर देते हैं अभिषेक जी, कि डिस्काउंट में नहीं लिस्टिंग हुई, वहां पे भी वो खुश है, बस डिस्काउंट नहीं दिखना चाहिए स्क्रीन पे। तो वो चीज के लिए मैं यहाँ पे जरूर बोल सकती हूँ कि लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। बहुत बड़े होंगे कि नहीं होंगे वो मार्केट के मूड और माहौल पे डिपेंड करेगा, लेकिन थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन होने चाहिए। डिस्काउंट लिस्टिंग के यहाँ पे चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे लगाने के पूरे हैं, पर एक्सपेक्टेशंस को भी कम रखें, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा ना रखें, और छोटे लिस्टिंग गेन के लिए, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए बिल्कुल लगाने की राय रहेगी।
बहुत तोड़-फोड़ लिस्टिंग की उम्मीद नहीं है, लेकिन डिसेंट लिस्टिंग गेन की आप उम्मीद कर सकते हैं। आस्था जी, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि जिन सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके पेयर्स मौजूद हैं, कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, तो अगर किसी को ग्रोथ की अगर सोचनी हो यहाँ से कंपनी के बारे में, अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, तो भी आपको सेलो वर्ल्ड ही पसंद है, या फिर ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं सेकेंडरी मार्केट में कुछ आकर्षक मौके हैं, या फिर आईपीओ के साथ जाएंगे आप? देखिए, क्योंकि जब हमने इनका वैल्यूएशन देखा और जो पी मल्टीपल पे ला रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो लिस्टेड पेयर्स हैं, उनके वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अभी जिस तरह का माहौल है, यहाँ पे वैल्यूएशंस को थोड़ा-सा ज़रूर मद्देनज़र भी रखना चाहिए और उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाल-फिलहाल में जितनी भी कंपनियाँ हैं, क्योंकि बोरोसिल भी इसी में है। अब अगर मैं बोरोसिल की बात करूँ, तो यहाँ पे पी मल्टीपल 50 का आता है। उसके अलावा मैं दूसरे ला ओपाला की बात करूँ, तो वहाँ पे भी इतने ही पी मल्टीपल पे है। कोकोयो कैमलिन जिसकी कि आपने भी चर्चा की थी, वो तो और भी अच्छे खासे पी मल्टीपल पे है 57 के। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेयर्स के पी मल्टीपल इनसे ज़्यादा है, वैल्यूएशन इनसे ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये आईपीओ के साथ जाना अभी तो माहौल के हिसाब से यही समझ पड़ता है कि इसी के साथ जाया जाए और अभी तो मैं आईपीओ में ही लगाने की सलाह दूँगी। सब्सक्राइब करने की रेटिंग है हमारी तरफ से, डिसेंट लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस आईपीओ को। डिसेंट लिस्टिंग गेन, कंपनी अच्छी है। ओएफएस वाला चूंकि कंपोनेंट पूरा 100% है, थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से आकर्षक है, कारोबार भी है सॉलिड, पैन इंडिया प्रेजेंस है, कंपनी को लेकर कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। बहुत बढ़िया, ये राय निकल के आई है आस्था जी की तरफ से। चलिए आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, फाइनेंशियल्स को डिस्कस करने के लिए और जो रिस्क एसोसिएटेड हैं उनको भी हाईलाइट करने के लिए। एक और इंडियन होटल्स के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की। आइए आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। इंडियन होटल के तिमाही नतीजों पे बात करने के लिए अब हमारे साथ इंडियन होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पुनीत चटवाल साहब जुड़ रहे हैं। चटवाल साहब, एक और धमाकेदार क्वार्टर, 6 क्वार्टर तक एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ आ रही है, टर्न अराउंड हो चुका है। 6 क्वार्टर पहले हम जब बात करते थे कि भाई कितना लंबा ये गोल्डन पीरियड चलेगा, मगर लग रहा है कि जो गोल्डन पीरियड इंडियन होटल और होटल इंडस्ट्रीज का है चलते ही जा रहा है। कितना और चलेगा? मेरे ख्याल में ये जो शिफ्ट है ये काफी परमानेंट इन नेचर है। ये कोई ऐसा नहीं है टेम्पररी, अभी हवा का झोंका आया और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी वजह है डिमांड और सप्लाई। हमारी डिमांड काफी स्ट्रांग है, स्पेशली डोमेस्टिक लेवल पे, और सप्लाई ग्रोथ काफी रिस्ट्रिक्टेड रही है बिकॉज ऑफ कोविड। काफी कंपनीज को, काफी ओनर्स को प्रॉब्लम आई, तो इसलिए नॉट एवरीबडी कुड सस्टेन जिस तरीके से हम लोग बढ़े आगे। सेकंड जो है, हमारे इवेंट्स जो है, वन ऑफ इवेंट्स, वो बढ़ गए हैं, तो उससे यील्डिंग में काफी बेटर सर्कमस्टांसेस आ गए हैं। तीसरा जो है, वो जो नया यंग पॉपुलेशन है इंडिया की, वो उनकी सोच और जो पुरानी जो जनरेशन है उनकी सोच में बहुत फर्क है। दे वांट टू स्पेंड मनी अभी एंड नॉट इन 10 years from now or 20 One life to live बोलते हैं ना जी रीजन में। तो एंड लॉट ऑफ पीपल इन द ओल्डर जनरेशन जिन्होंने कोविड के टाइम जिन्होंने बहुत ज्यादा देखा प्रॉब्लम्स, उनको भी लगता है कि ये बचाने का क्या इतना फायदा। तो पहले अगर 100% सेव करते थे तो अब 80 कर रहे हैं, 70, बट वो 20-30 का बेनिफिट कई सेक्टर्स को मिल रहा है, कंजम्पशन सेक्टर को, और उसमें हॉस्पिटैलिटी के लिए भी अच्छा है। एक और वजह है जो हमारी जो पोजीशनिंग है, हम 120 साल ताजमहल पैलेस एंड टावर कोलाबा के इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जो लोकेशंस हैं, हमारे जो एसेट्स हैं, दे आर एक्चुअली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये इनका आइकॉनिक स्टेटस से इनका फाइनेंशियल इंजन स्टेटस कैसे बनाया जाए विदाउट लूजिंग द आइकॉनिक स्टेटस। तो इससे हमें काफी हेल्प हुई है। जो हमने रेनोवेशंस करी हैं, जो हमने 25 होटल्स को अपग्रेड करके ताज की पोजीशनिंग दी है, जैसे हॉलिडे विलेज, फोर्ट अगवाडा, फिशरमैन्स कोव, तो उससे हमारे काफी रेवेन्यूज में और प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आई। तो शेयर होल्डर
हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो अच्छे दिन है कितने दिन और चलेंगे। जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ग्लोबल हैं और लोकल हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के 3 अच्छे साल, 5 खराब साल, फिर 5 अच्छे साल, 3 खराब साल, इस पूरे चक्र को जो हम अप साइकिल बोलते हैं उसको करीब 1.5 साल हो गया है। क्या ये 3 से 5 साल की साइकिल है, 5 से 8 साल की साइकिल है या उससे भी ज्यादा चल सकती है? ये 3 से तो डेफिनेटली ज्यादा है, 5 है या 8 है या 10 या ये चलता रहेगा, ये डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उड़ान स्कीम में, प्रसाद स्कीम में और जितने नए डेस्टिनेशंस आ रहे हैं, देखो अपना देश, अगर ये सब चलता रहेगा तो हमारा डोमेस्टिक बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हम खुद देख रहे हैं कि हमारा होटल जो बनारस में इतने साल से था, बनारस की परफॉर्मेंस तब और आज में जमीन आसमान का फर्क है। अब अगर हम 2 साल में 2-3 होटल अयोध्या में खोलते हैं तो उसका भी बहुत डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। हमारे अपने होटल्स जो है और जो हम किसी के लिए मैनेज भी करते हैं, गोवा में हमारे 25 यूनिट है, वो गोवा 12 मंथ डेस्टिनेशन हो गया। इट्स नॉट एनी मोर सीजनल कि आप सिर्फ क्रिसमस, दिवाली या न्यू ईयर पे गोवा जा रहे हैं। जब वेदर के कंडीशंस, मॉनसून है तो लोग मॉनसून देखने गोवा जाते हैं। तो ये थी इंडियन होटल्स के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल से खास बातचीत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। धारावी के स्थानीय निवासियों ने शहर के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी बस्ती के पुनर्विकास की मांग को लेकर एक पोस्टर अभियान शुरू किया है। ये अभियान पिछले कई सालों से लंबित चल रहे पुनर्विकास प्रोजेक्ट को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। ये पोस्टर दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाके यानी धारावी में रहने वालों के दिल की व्यथा बयान कर रहे हैं। महज 259 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस छोटे से इलाके में 12 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिन्हें बरसों से आस है कि वो एक दिन अपनी झुग्गी को छोड़कर एक बिल्डिंग में रह सकेंगे। हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलता है, हॉस्पिटल नहीं है, गार्डन नहीं है। धारावी के हमारे बच्चों, हमारे नाम पे खाली भी स्लम डॉग मिलेनियर करके फिल्में बनती है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर स्टैंप लगा है कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी है, वो धारावी का स्टैम्प छोड़ के एक नई धारावी और सुजलाम सुफलम करके धारावी बने, ऐसी हम लोगों की चाहत है और हमारी अपेक्षा है। हम बचपन से सुन रहे हैं कि सेक्टर हो रहा है, बिल्डिंग बनने वाली है, बिल्डिंग तो बनी नहीं है। विकास विकास बोलते, विकास के नाम से कुछ नहीं। हर टाइम हर MP MLA सब आते हैं कि भाई अभी विकास होने वाला है, अभी बिल्डिंग बनने वाली है, अभी चले जाएंगे बिल्डिंग में। बिल्डिंग तो होती नहीं है। हम लोग को पानी का बिल भरते हुए भी हमको पानी की फैसिलिटी नहीं है। गटर का पानी आता है और गटर नाला में एकदम भर जाता है, पब्लिक सड़ रही है। लेकिन MLA MP हमेशा आते हैं, वोटिंग जीतते हैं और अपना अपना बैठ जाते हैं। धारावी के पुनर्विकास की योजना को 1999 में शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो सका है। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इस मुद्दे पर अब राजनीति नहीं की जाए और उन्हें अपने सपनों का आशियाना मिल जाए।